हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटी होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कैसे डिजाइन की है और क्या क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। सो हम पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा बेस बन सके कि पॉलिटी सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक चीजें जानेंगे और क्या क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटी होता क्या है। देखो, किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो कैसा होगा वो हमें पॉलिटी सब्जेक्ट से पता लगता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ये हमें पॉलिटी सब्जेक्ट से पता लगता है। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब क्रिएट हुई थी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। देखो, ये सारे पॉइंट्स हमें अभी लर्न नहीं करने, एक बार हम सारा बेस बना लें उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें हमारे माइंड में आ जाएंगी जब हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। सो एक बार हमें पूरा ओवरव्यू चाहिए पहले तो सिलेबस का। तो अभी सबसे पहले जो वीडियोस अपलोड होंगी वो रिगार्डिंग द पॉलिटी सब्जेक्ट होंगी ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, हम पहले पॉलिटी को कंप्लीट करते हैं। सो पॉलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी भी गवर्नमेंट का। अब कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है? और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है? हाँ, किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, हमें बोल सकते हैं कि किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रूल बुक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करती है? कोऑर्डिनेशन एंड अश्योर करती है। कोऑर्डिनेशन अलाउ करती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे होते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज लिखे होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रूल बुक है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक लॉज लिखे होते हैं। किसी भी नेशन के हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ग्रुप के हो सकते हैं। ये बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि इसमें प्रिंसिपल्स होंगे, लॉज होंगे किसी भी नेशन के, किसी भी स्टेट के या किसी भी सोशल ग्रुप के। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्वियसली वो डिटरमाइन करेगी पावर क्या है गवर्नमेंट की और ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट की, और गारंटी करेगी सर्टेन राइट्स टू द पीपल। तो जो भी लोग होंगे उनको जो राइट्स मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस वगैरह मिल रही है, वो सब जस्टिफाई करेगी और क्या क्या पावर्स हैं, ड्यूटीज है गवर्नमेंट की, उन सबको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी। इतना क्लियर हुआ? बेसिक ये हमें लर्न नहीं करना क्योंकि ये चीजें लर्न करने वाली नहीं होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाली होती है। सो पहले सिर्फ समझ लो चीजों को। नेक्स्ट क्या है? जो रूल्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन होते हैं वो पब्लिकली प्रोग्यूमुलेटेड होते हैं, मतलब पब्लिकली बनाए जाते हैं और इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एंड ये जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ रूल्स हमें जान लिए तो बात खत्म होगी। रूल्स का एनफोर्सेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन बट ऑल्सो बी इनफोर्सेबल। सो जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दैट मस्ट बी एनफोर्सेबल। ठीक है, और ऑब्वियसली जो हमारी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें राइट और प्रिविलेजेस मेंशन्ड होते हैं कि क्या क्या आपके राइट्स हैं और क्या क्या आपकी प्रिविलेजेस हैं। अब हमें यही नहीं क्लियर कि राइट्स और प्रिविलेजेस में क्या डिफरेंस है, तो हम क्या जान पाएंगे? तो सबसे पहले हमें राइट्स और प्रिविलेजेस का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि जो राइट्स होते हैं दे आर अनएब्सोल्यूट। जो राइट्स होते हैं वो अनएब्सोल्यूट होते हैं और इनमें मतलब कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक क्या होता है कि ये आपका राइट है, और अगर आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप उनको रेगुलेट करवा सकते हो जुडिशरी के पास जाके। सो राइट्स आर रेगुलेटेड एंड हैव कॉन्स्ट्रेंट्स एंड आर अनएब्सोल्यूट। ये तीन टर्म्स याद रखना कि जो राइट्स हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ होते हैं और अनएब्सोल्यूट होते हैं एंड दे आर रेगुलेटेड। ऑन द अदर हैंड जो प्रिविलेजेस होती हैं वो एब्सोल्यूट होती हैं, मतलब कुछ भी हो जाए आपको ये प्रिविलेज मिल रही है, एंड वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब उनको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। सो राइट्स आर रेगुलेटेड एंड प्रिविलेजेस आर नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है राइट और प्रिविलेज का? द डिफरेंस बिटवीन अ राइट एंड अ प्रिविलेज इज दैट अ राइट इज एसेंशियली ग्रांटेड बाय अ सर्टेन फॉर्म ऑफ जस्टिस। मतलब ऑब्वियसली जो राइट है वो रेगुलेट हो रहा है, मतलब अगर आपके राइट का उल्लंघन हो रहा है आप किसी सर्टेन फॉर्म ऑफ जस्टिस को पा सकते हो। ठीक है, it is prescribed by the law of the land and principles of the natural justice, while on the other hand a privilege होती है ना वो certain persons को मिलती है या certain community और groups को मिलती है। ठीक है, तो privileges ऐसे नहीं है कि उनको essentially regulation होगी privileges की and can be given without any reasonableness। तो rights आपको freedom देते हैं और on the other hand जो privileges हैं they grant you immunity। so immunity हमें privileges से मिलती है और rights से हमें freedom मिल जाती है। अब ये तो है नहीं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनलिमिटेड पावर दे रही है गवर्नमेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटाइज भी करती है, पावर देती भी है और पावर को लिमिटाइज भी करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन काफी तरह से लिमिटेशन लगाती है पीपल पर भी और गवर्नमेंट पर भी। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेट द लिमिटेशन ऑन द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
अब अगर हम सारी की सारी पार्ट्स एक ही ब्रांच को दे दें तो वो मिसयूज कर सकती है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है या हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड है। सो बेसिकली इंडिया में 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक है लेजिस्लेचर ब्रांच और एक है जुडिशियल ब्रांच। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब जितना भी एग्जीक्यूशन होता है, जितने भी लॉज बनते हैं, उनको एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगी? एग्जीक्यूशन ब्रांच करेगी। लेजिस्लेचर मतलब बनाने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, और जुडिशरी सिस्टम में आएगा कि वो चेक रखेगा, चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा अपॉन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कि वो अपने पावर्स को मिसयूज ना करें। सो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स तो मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम इतना ज्यादा भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। क्योंकि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज है, बट ऐसे नहीं कि आप जितने मर्जी चेंज करते रहो। देयर आर सर्टेन लिमिट्स ऑन द चेंजेस। सो हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट बहुत सारी लिमिट्स हैं ऑन सच चेंजेस। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड लिमिट्स ऑन सच चेंजेस। सो ताकि आप उनको रिस्पेक्ट भी करो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब डिमार्केशन ऑफ पावर्स का मतलब है पावर्स बटी हुई है तीनों डिविजन्स में। सो डिमार्केशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम प्रिजर्व कर सकें इक्वालिटी को और फ्रीडम को बिटवीन इट्स मेंबर्स। तो डिमार्केशन ऑफ पावर्स है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली पावर्स का डिमार्केशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो हमने तीनों ब्रांचेस पढ़ी हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में पावर्स का क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। उसके अलावा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो है क्वाजी फेडरल इन स्ट्रक्चर। क्वाजी फेडरल का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, जो फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है और जो स्टेट की पावर है वो बटी तो हुई है, बट जो पावर का डिवीजन है वो इक्वल नहीं है। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अपैरेटस है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर जरूर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बट इट इज क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अपैरेटस। मतलब जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, इसलिए हम इंडिया को बोलते हैं क्वाजी फेडरल स्टेट। इतना क्लियर हो गया? अब एक ना छोटी सी टर्म आपको वैसे बता देती हूँ, साथ साथ में हम कुछ टर्म्स भी करते जाएंगे ताकि एकदम से बर्डन ना आए मल्टीपल टर्म्स का। सो आपको एक टर्म यहाँ पे मैं बता देती हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, मतलब एफपीटीपी। एफपीटीपी का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। ये कई कंट्रीज में होती है कि सिंपल वोटिंग मेथड होता है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिस बंदे को मिल गए उसको हम क्लियरली विनर डिक्लेयर कर देंगे। सो इन दिस वोटिंग मेथड द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट्स द विनर। सो फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो सबसे पहले आया वो जीत गया, सबसे ज्यादा जिसको वोट्स मिले वो हमारा विनर हो गया। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट से मतलब ये होता है कि जो हमारी लिविंग डॉक्यूमेंट, हम उस चीज को बोलेंगे जो ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब है जो टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होती रहती है। हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अडेप्ट कर लेते हैं हम उन चीजों को। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हमेशा याद रखना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी सोसाइटी की कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर एक कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। सो कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस वहां पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है दैट इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जो इंडोनेशिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी पुअर चिल्ड्रन वगैरह को लेकर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाए गए ताकि जो चिल्ड्रन का सिनेरियो है उनको इंप्रूव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत ज्यादा पहले क्या चलता था, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन, या बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स लाई गई ताकि हर एक वे से जो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड किया जाए और हर एक प्रयास किया जाए कि उसको हम इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो भी आपको पता है बहुत सारे कोटास हैं, रिजर्वेशन है। सो इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैसी होनी चाहिए कि वो वहाँ की जो एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी है और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने के टुवर्ड्स हर एक स्टेप ले। ठीक है, ये थोड़ा ओवरव्यू है, आपको थोड़ा ओवरव्यू मिलके हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक्स अभी कवर करेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। ठीक है, अब हमारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स कैसे हो सकती हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं अभी हम वो जानेंगे। ये डिपेंड करता है कौन रूल कर रहा है। ये छोटी सी डायग्राम है बहुत ही प्यारी सी। अगर कोई भी रूल नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आप अभी श्रीलंका का सिनेरियो देखो, कोई भी रूल नहीं कर रहा, सो दैट इज एनार्की गवर्नमेंट। एनार्की मतलब कोई भी रूल करने को नहीं है। ठीक है, सो इजी लैंग्वेज में एनार्की का मतलब है कोई भी रूल करने के लिए नहीं है। अब अगर सिर्फ एक ही पर्सन रूल कर रहा है उसको हम बोलते हैं मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप। मतलब एक ही बंदा पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप। अगर कुछ लोग मिलके रूल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ओलिगार्की
या जुनता, या फिर आपने एरिस्टोक्रेसी सुना होगा, ये सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी जहां पे कुछ लोग मिलके रूल कर रहे हैं, ओलिगार्की, जुनता या फिर एरिस्टोक्रेसी। अगर सारे मिलके रूल कर रहे हैं उस चीज को हम बोलेंगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जो आपका लीडर है वो कौन चूज करेगा, पीपल चूज करेंगे। ये आपने हमेशा बचपन से पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी बाय द गवर्नमेंट फॉर द, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी मतलब जो आपका लीडर है वो आप खुद चूज करते हो, और जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती है। डायरेक्ट ना ज्यादा जो बहुत ही बड़े कंट्रीज है उन पे नहीं चल सकती, जहां पे मल्टीपल डाइवर्सिटीज है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो ज्यादा एफिशिएंट छोटी कंट्रीज में ही रहती है, क्योंकि अगर बहुत इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी हर एक सेगमेंट पर, तो क्या होगा, आप कभी भी एक कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाओगे। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंडायरेक्ट में क्या होगा, जैसे हम इंडिया की स्ट्रक्चर देखें तो आप एमपीज एमएलएस इलेक्ट करते हो जो इंडायरेक्टली आपके आगे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है, सो आप बोलोगे कि जो ग्राम पंचायत है, पंचायती सिस्टम है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो इंडिया में दोनों एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है कि कुछ लोग या कुछ इंडिविजुअल्स का कलेक्शन आपके वहां पे रूलिंग करता है, आपके फ्रेंड्स या मतलब आप कुछ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके किसी कंट्री को रूल कर रहे हो, दैट इज ओलिगार्की। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एलाइट रूलिंग क्लास, मतलब कोई एलाइट रूलिंग क्लास है जिनको हम एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, उनके पास पावर है और वो मिलके किसी कंट्री को रन कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज मोनियार्की। मोनियार्की मतलब एक बंदा होएगा हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, मोनार्की, और वही हेड ऑफ द स्टेट जब तक उसकी लाइफ है या अंटिल द एडजुडिकेशन वो सारी चीजें कराएगा, और उसके बाद उसकी ब्लड लाइन में ही आगे रूलिंग ट्रांसफर होती रहेगी रॉयल ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग। अभी मोनियार्की और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है, मोनियार्क फिर भी थोड़ा बहुत लोगों का मतलब मोनियार्क लोगों का सुनते हैं, उनका हित के लिए काम करते हैं, बट जो डिक्टेटर होते हैं वो एक्सट्रीम फॉर्म चली जाती है मोनियार्की की, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जो मोनियार्कीज हैं दे कुड बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकती है और एब्सोल्यूट मोनार्की भी हो सकती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप होगी, वो लोगों के बारे में, लोगों के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अभी अगर आप म्यांमार का एग्जाम्पल देखो, वहां पे हम बोलेंगे जुनता फॉर्म है। जुनता का मतलब होता है, जनता का मतलब वहां पे आर्मी का ही शासन है। सो आर्मी वहां पे रेगुलेट कर रही है चीजें, जैसे म्यांमार में हो रही है। सो दैट इज जुनता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी है जो वहां पे लीडरशिप, लॉज या कस्टम्स वगैरह डिसाइड करती है। जैसे हम ईरान का एग्जाम्पल देखें, ईरान में क्या है, स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं जो डिटरमाइन कर रही हैं वहां की लीडरशिप, लॉज एंड कस्टम्स। क्लियर हो गया यहाँ तक?